आज हमने पढ़ना था टाइप ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन रेफर्स टू एक्सपीरियंस यू हैव व्हेन यू ऑर्गेनाइज सेंसेशन इनटू मीनिंगफुल पैटर्न। अब परसेप्शन हम उसको कहते हैं, ऐसे तजर्बे को कहते हैं जब हम सेंसेशन की मालूमात को ऑर्गेनाइज करके उससे मीनिंग दे देते हैं, तो उसको हम परसेप्शन कहते हैं। आम तौर पे योर परसेप्शन आर जनरली हाँ रिलेटिवली एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी। आमतौर पे जो आपकी परसेप्शन है ना, वो वही चीज़ देख रही होती है जो कि हकीकत पे मबनी होती है। ताहम कुछ ऐसे भी कंडीशंस आती हैं, ऐसे हालात आते हैं, योर परसेप्चुअल प्रोसेस में चेंज रियलिटी टू मैच योर एक्सपीरियंस, कि वो आपके परसेप्चुअल प्रोसेस जो है ना, वो हकीकत को चेंज करके तजर्बा करवाता है, ताकि वो जो आपने तजर्बा किया है उसके साथ मैच करने की कोशिश करता है। अब आप एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। हवाई जहाज़ को आप देखते हो, जब आप ऊपर को देखते हो तो वो बिल्कुल छोटा सा नज़र आता है, तो क्या आप कहते हैं छोटा हवाई जहाज़ है? इस तरह नहीं होता। आप उसको रियलिटी को और उस एक्सपीरियंस को आपस में चेंज करते हो, आपस में उसको मैच करते हो कि जब नीचे ये होता है ये बहुत बड़ा होता है, ऊपर जाने की वजह से ये छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन है अभी भी ये बड़ा जहाज है। लेट अस सी हाउ योर परसेप्चुअल प्रोसेस एक्चुअली वर्क। आए देखते हैं हकीकत में किस तरीके से आपका परसेप्चुअल जो निज़ाम है वो किस तरीके से काम कर रहा होता है। इधर टू रिफ्लेक्ट चेंज और डिस्टोर्ट रियलिटी, क्या वो जो हकीकत होती है उसी को दिखाता है, या तब्दील करके दिखाता है, या उसमें खामी होती है। फॉर्म एंड पैटर्न परसेप्शन। Form perception refers to the recognition and identification of shape, word, picture, faces and so forth. फॉर्म हम किसको कहते हैं? परसेप्शन की फॉर्म से मुराद ये है कि जब हम किसी चीज़ को पहचानते हैं, उसकी शिनाख्त करते हैं, उसकी शेप के हिसाब से, उसके वर्ड्स के हिसाब से, उसकी पिक्चर्स के हिसाब से, फेसिस के हिसाब से। Babies recognize their facial characteristics of their parents and react presently to those faces. अब आपने देखा होगा बच्चे घर में जो छोटे होते हैं वो फ़ौरन अपने माँ बाप के चेहरों को पहचान लेते हैं और खुशी का तासुर देते हैं और खुशी से रिएक्शन देते हैं, रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर हो या अनफेमिलियर फेसेस हो वो उस बेबी को पकड़ने की कोशिश करे तो बेबी ऊंची ऊंची आवाज़ से रोना शुरू कर देते हैं। The student can easily select the book of their choice from a large collection of a book on a various subject placed on the shelves of the library. आप लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में बहुत से शेल्व्स हैं और शेल्व्स में बहुत से डिसिप्लिन्स की बुक्स लगी हुई होती हैं। आप इजीली जो आपके मतलब की बुक होती है उसको इजीली सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा रैट हो, पिजन हो या दूसरे जानवर हो, वो आसानी से सीख जाते हैं फ़र्क करना ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन के दरमियान में। मुख्तलिफ शेपें जो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हैं उनमें फ़र्क करना वो आसानी से सीख जाते हैं, जैसे ट्राई एंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया। व्हेन दे आर पेयर्ड विद सर्टेन रिवार्ड, मिसाल के तौर पे उसे कहें कि ट्राई एंगल की तरफ जाएं, डॉग को कह दें, तो वो अ, आप साथ रिवार्ड दें, अगर वो सही करेगा तो रिवार्ड मिलेगा, तो वो सीख जाएगा कि जब ये वाली बात की जाती है तो इस पे मैं इधर गया था तो मुझे रिवार्ड मिला था, तो लिहाजा मुझे इस अमल को कंटिन्यू रखना है। ईच ऑफ दीज एग्जांपल, ये जितनी भी मिसालें हैं ये इस चीज़ की निशानदेही कर रही हैं कि पहचान जो होती है किसी भी स्टिमुलाई के सेट की सबसे पहले रिकॉग्निशन होती है, उसके बाद उसको अरेंज किया जाता है, इस हिसाब से अरेंज किया जाता है तो वो कोई ना कोई फॉर्म शक्ल बना लें या कोई ना कोई पैटर्न बना लें। यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ लें। The neural equipment in the visual system that is required for perception of form seems to exist in human being at birth. अब देखने के लिए विजुअल निज़ाम के लिए जो भी आलात ज़रूरी होते हैं वो बाय बर्थ ही एक बंदे के अंदर मौजूद होते हैं। बट द एबिलिटी टू रिकोगनाइट एंड डिस्क्रिमिनेट पैटर्न डिवेल्प लेटर, लेकिन जो सलाहियत होती है कि हम चीज़ों को पहचानें और चीज़ों के दरमियान फ़र्क करें,
ये बर्थ के बाद शुरू होता है, जैसे जैसे बंदा एक्सपीरियंस करता है, देर बाद से ये चीज़ें आती हैं, लर्निंग के ज़रिए ये चीज़ें आती हैं। रैदर दैन मेचुरेशन ऑफ द विजुअल सिस्टम, बजाय इसके कि जो हमारा देखने का निज़ाम है वो मच्योर हो रहा है, इसकी बजाय सीखने से आती है, क्योंकि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, इसमें ये फ़र्क है। ठीक है। वन ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैज़ बीन स्पेशली कंसर्न इन एक्सप्लोरिंग हाउ वी परसीव शेप और फॉर्म इन आवर इन्वायरमेंट। साइकोलॉजिस्टों की एक जमात थी जो कि इस चीज़ को जानने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी कि किस तरीके से हम मुख्तलिफ शेप्स और फॉर्म को अपने माहौल के अंदर परसीव करते हैं। कि स्टार्ट साइकोलॉजिस्ट उनका नाम था। These psychologists believe that people naturally organize their perception according to certain pattern। अब इन साइकोलॉजिस्टों के मुताबिक उनका यकीन ये था कि लोग जो हैं वो कुदरती तौर पे चीज़ों को जो वो देखते हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं उसके पैटर्न के मुताबिक। गेस्टार्ट एक जर्मन वर्ड है, डैट जिसका मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन और फॉर्म। वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज दैट परसेप्शन ऑफ द होल इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पार्ट। गेस्टाल्ट वालों का ये मानना था कि जो चीज़ हम एज अ होल देखते हैं ना वो बेहतरीन होती है, जो हम टुकड़ों में देखते हैं वो ठीक नहीं होती। यानी कि टुकड़ों में देखने वाली चीज़ से बेहतर आप उस चीज़ को देखें जो एज अ होल है। मिसाल के तौर पे आप एक फ़िल्म देख रहे हैं, यू परसीव अ होल दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम द इंडिविजुअल पिक्चर्स दैट आर इट्स पार्ट। अब आपको पता है मूवी जो बनी होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के बनी हुई होती है। अगर आप छोटे छोटे टुकड़े देखेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। जो आप एज अ होल पूरी फिल्म देखोगे तो उसमें एक अलग से आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। एन अदर गेस्टार्ट प्रिंसिपल इज फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप। ये हमने ऑलरेडी पीछे भी पढ़ लिया हुआ है, जिसमें हमने कहा था कि जी डैट एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्चुअल फील्ड इनटू स्टिमुलाई डैट स्टैंड आउट। अब उस वाले स्टिमुलाई के ऊपर आपकी नज़र जाती है जो कि सबसे स्टैंड आउट हो, जो कि जिस पे आपकी तवज्जो जाए वो फिगर कहलाती है और जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो ग्राउंड कहलाती हैं। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। गेस्टार्ट साइकोलॉजिस्ट मैक्स वर्दाइमर एक था जिसने बयान किए परसेप्चुअल प्रिंसिपल को। इसने कहा कि हम हाउ प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ग्रुपिंग टू एक्सप्लेन हाउ वी ऑर्गेनाइज स्टिमुलाई इन टू पैटर्न। अब मैक्सवेल डायमंड ने इस चीज़ को बयान किया कि किस तरह से हमारे जो देखने के असूल हैं वो ग्रुप बनाते हैं और बयान करते हैं कि जी कि इस स्टिमुलाई के अंदर इस चीज़ के अंदर कौन सा पैटर्न पाया जा रहा है। वन ऑफ द प्रिंसिपल इज प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी के बारे में भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो। स्टिमुलाई डेट आर फिजिकली क्लोज टू ईच अदर। वो वाली चीज़ें जो आपस में एक दूसरे के करीब होती हैं हम उनको इकट्ठा परसीव करते हैं। सिमिलैरिटी एंड अदर प्रिंसिपल सिमिलैरिटी, इसमें इस प्रिंसिपल के अंदर ये कहा गया था कि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट होते हैं हम उनको अलग से परसीव करते हैं और जो सिमिलर नहीं होते उन्हें अलग से परसीव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, कि अगर कोई इनकम्प्लीट पैटर्न आ जाए तो आप उसको ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर लेते हो। ये किसका माइक ऑन है, इसको बंद करें, सफ़र में है कोई भी। An incomplete pattern is often perceived as a complete whole। अक्सर जो इनकम्प्लीट पैटर्न होता है हम उसको एज अ होल लेते हैं। जैसे मैंने कहा था ट्राई एंगल में थोड़ी बहुत लाइनें जो हैं वो मिस हैं या स्क्वायर में मिस हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली आप जो है वो फिल कर लेते हो और उसको मीनिंग दे देते हो। यहाँ तक देख लें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें। समझ आ गई है। उसके बाद आ जाता है डेप्थ परसेप्शन। Visually locating objects in the environment is often a matter of assessing their distance from us or other objects।
आप जो चीज़ें माहौल के अंदर देखते हैं, उसमें से अक्सर ये हमारा मकसद होता है कि हम इस चीज़ का जायज़ा लें कि उस चीज़ का हमसे फ़ासला कितना है या उस चीज़ का दूसरी चीज़ों से फ़ासला कितना है। अ प्रोसेस रेफर्स टू एज अ डेप्थ परसेप्शन। इस नंबर को हम डेप्थ परसेप्शन कहते हैं। इट इज़ अमेजिंग टू परसीव द वर्ल्ड इन थ्री डिमेंशन। ये बहुत ज़बरदस्त है कि हम दुनिया को तीन सिमतों से देखते हैं, हाइट, विड्थ, डेप्थ। ताहम द फैक्ट दैट द सरफेस ऑफ आवर रेटिना इज़ ओनली टू डिमेंशनल। लेकिन हकीकत ये है कि जो हमारी रेटिना की सतह है वो सिर्फ दो डिमेंशनल है, हाइट है या विड्थ है, डेप्थ नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ। हाउ कैन अ टू डिमेंशनल सरफेस रिप्रेजेंट थ्री डिमेंशनल ऑब्जेक्ट, कि दो जो जगह दो डिमेंशनल है वो किस तरह से तीन डिमेंशनल चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती है या बयान कर सकती है। इस सवाल का जवाब देने के लिए वी विल लुक एट टू डिफरेंट टाइप ऑफ डेप्थ क्यूज। हम दो मुख्तलिफ डेप्थ क्यूज के मतलब पढ़ेंगे, विच आर एस्पेक्ट ऑफ एनी स्टिमुलस, जो किसी भी चीज़ का हिस्सा होते हैं, किसी भी सूरत हाल का हिस्सा होते हैं। डेट इंडिकेट हाउ फार एन ऑब्जेक्ट इज़ फ्राम द ऑब्जर्वर और देयर ऑब्जेक्ट, जो कि इस चीज़ की निशानदही करता है कि एक कोई चीज़ जो जिसको हम देख रहे हैं वो देखने वाले से कितनी दूर है या उस चीज़ से कितनी दूर है इर्द गिर्द की। एक को हम कहते हैं बाइनोकुलर क्यूज। ये बहुत ही अहम क्यू है डेप्थ का, comes from the fact that we have two eyes। और इस हकीकत की बुनियाद पे ये सामने आया कि हमारी दो आंखें हैं। दे ईच सी द वर्ड फ्राम अ स्लाइटली डिफरेंट एंगल। ये दोनों आंखें जो हैं किसी भी दुनिया में को या दुनिया में मौजूद चीज़ को थोड़ा सा मुख्तलिफ एंगल से देख रही होती हैं। When we focus our eye on an object, जब हम अपनी आँख को किसी चीज़ पे मरकूज करते हैं, they obtain slightly different image of that object to be cast on our retina। ये थोड़ा सा हम जो है मुख्तलिफ तस्वीर हासिल करते हैं जो कि हमारे रेटिना पे जाके बनती है, गिविंग राइज द बाइनोकुलर क्यू। इसको हम बाइनोकुलर क्यू को, और ये बाइनोकुलर क्यू को पैदा करती है, इसलिए इसको हम कहते हैं बाइनोकुलर क्यू डिसअपैरिटी। Binocular disparity is useful in judging the relative। बाइनोकुलर जो डिस्पैरिटी है ये इस चीज़ में फ़ायदा देती है अगर आपने कोई दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क करना हो जैसे कि डेप्थ ऑब्जेक्ट अप टू अबाउट 20 फीट अवे। वो वाली अगर कोई चीज़ जो आपसे 20 फुट के फासले पर है उसकी गहराई का आपने जायज़ा लेना हो, तो ये जो हमने बाइनोकुलर क्यू पढ़ा है ये हमारी मदद, बाइनोकुलर क्यू डिस्पैरिटी हमारी मदद करती है। वी आर नॉट यूजली अवेयर ऑफ द बाइनोकुलर डिस्पैरिटी। आम तौर पे हम जो बाइनोकुलर डिस्पैरिटी से आगाह नहीं हैं, बिकॉज द ब्रेन कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्राम बोथ आई इनटू अ सिंगल। अब दोनों आँखों से जो मालूमात आती है ब्रेन को, ब्रेन उस मालूमात को एक सिंगल मालूमात में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमने पढ़ा है बाइनोकुलर में क्या होता है, दोनों आंखें इन्वॉल्व होती है और दोनों आंखें जो होती हैं जब किसी चीज़ पे फोकस करती हैं तो स्लाइटली डिफरेंट एंगल बनाती हैं। अब डिफरेंट एंगल होने की वजह से उनकी जो पिक्चर है रेटिना पे वो डिफरेंट कास्ट होती है, और फिर वो ब्रेन तक जब जाती है तो ये दो मुख्तलिफ मालूमात गई हैं, और फिर ब्रेन का काम है कि उसके उनको आपस में कंबाइन करके एक सिंगल मालूमात में कन्वर्ट करना, ताकि ये बाहर वाली कोहेरेंट पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड, ताकि हमें सही या हकीकी जो तस्वीर है दुनिया की वो मिल सके। मोनोकुलर क्यू क्या है? बाइनोकुलर क्यू अलोन कांट एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डेप्थ परसेप्शन। अब ये जो बाइनोकुलर क्यू है ना, ये अकेला जो है ना वो डेप्थ परसेप्शन की सूरत हाल को बयान नहीं कर सकता। वी कैन परसीव डेप्थ इवन विद वन आई क्लोज। आप उस वक्त भी गहराई का जायजा ले सकते हैं जब आप एक आंख बंद कर लें। देयर आर पीपल हु आर ब्लाइंड इन वन आई सिंस बर्थ बट दे कैन परसीव डेप्थ इजीली। वो से ऐसे लोग भी हैं
जो कि जिनकी एक आँख नहीं होती, बर्थ से ही पैदाइशी तौर पे ये एक आँख नहीं होती, वो भी आसानी से डेप्थ जो है उसको परसीव कर लेते हैं। ऑब्वियसली देयर आर अदर क्यूज फॉर डेप्थ परसेप्शन दैट कम फ्रॉम द इमेज ऑब्टेन विद वन आई अलोन। तो इधर यकीनी तौर पे कुछ और भी क्यूज होते हैं डेप्थ परसेप्शन के, जो कि हासिल किए जाते हैं इमेज, जो आप एक आई से मालूमात हासिल करते हैं उस इमेज से। दीज आर द मोनोक्यूलर डेप्थ क्यूज। ये मोनोक्यूलर डेप्थ क्यूज कहलाते हैं। ये बेसिकली 6 तरह के होते हैं जो मोनोक्यूलर क्यूज है। यानी कि पहले जो बंदे आए हैं ना, उन्होंने कहा था कि दोनों आंखों की वजह से डेप्थ क्यूज का जायजा लिया जा सकता है। मोनोक्यूलर वाले आए, उन्होंने कहा जिनकी आंखें नहीं होती वो भी डेप्थ का जायजा ले लेते हैं, तो एक आंख से भी लिया जा सकता है। और इसके 6 क्यूज होते हैं बेसिकली। एक इंटरपोजिशन, एक लीनियर पर्सपेक्टिव, एक एरियल पर्सपेक्टिव, एक रिलेटिव साइज, एक टेक्सचर ग्रेडियंट, एक मोशन पैरेलैक्स। ये 6 क्यूज होते हैं। इंटरपोजिशन क्या है? इफ ऑब्जेक्ट एक्स पार्शियली ब्लॉक आवर व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट वाई, वी परसीव ऑब्जेक्ट एक्स एज अ बीइंग क्लोजर देन ऑब्जेक्ट वाई। मिसाल के तौर पे एक लड़की आपको सीनरी में नज़र आ रही है, आपको ये ज़्यादा क्लोज नज़र आ रही है क्योंकि ये एक्स है। एक्स ने वाई को ब्लॉक किया है। जो पीछे पौधे वगैरह हैं या दरख्त वगैरह हैं या कोई भी सीन है, उसको ब्लॉक कर दिया है, वो वाई था। तो पार्शियली ओवरलैप होने की वजह से इसको हम कहते हैं इंटरपोजिशन एंड प्रोवाइड अ डेप्थ क्यूज। उसके बाद आ जाता है लीनियर पर्सपेक्टिव। इफ़ यू लुक एट टू पैरेलल लाइंस, अगर आप दो पैरेलल लाइंस को देखें जो कि एक दूसरे के साथ चल रही हैं, जैसे फुटपाथ हो गया, यू विल नोटिस दैट दे अपीयर टू कम टुगेदर ऑन अ वेनिशिंग पॉइंट। कि दूर कहीं जाके ना ये दोनों लाइनें आपको मिलती हुई नज़र आती है। ट्रेन की पटरी देख लें, दूर देखे तो ऐसा लग रहा है कि आगे जाके ये आपस में मिल गई हैं, दोनों ही पटरियाँ। यानी कि एक इधर लेफ्ट साइड पे होती है, एक राइट साइड पे, वो आगे जाके मिलती हुई नजर आती है। दिस कन्वर्जेंट ऑफ पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड लीनियर पर्सपेक्टिव। ये जो मिलना होता है पैरेलल लाइंस का, ये हम लीनियर पर्सपेक्टिव कहलाता है। फुटपाथ देख लें, वो भी आपको इसी तरह नज़र आएंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास एरिया पर्सपेक्टिव। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर हैवी एंड लेस डिस्टिंक्ट देन नियर बाई ऑब्जेक्ट। अब वो कह रहा है जो चीज़ें दूर होती हैं ना, वो हमें धुंधली दिखाई देती हैं, और जो चीज़ें करीब होती हैं उनकी निस्बत। यानी कि ये आपको एक पिक्चर उन्होंने दिखाई हुई है, इसमें ये ब्रिज वगैरह दिखाया गया है, ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है। दूर आप देखें मकान, या करीब वाले मकान देख ले और दूर वाले मकान देख लें, तो जो दूर हैं वो धुंधले दिखाई दे रहे हैं, जो करीब है वो वाज़ह तौर पे दिखाई दे रहे हैं। रिलेटिव साइज, द लार्जर द इमेज कास्ट अपॉन द रेटिना बाय एन ऑब्जेक्ट, द क्लोजर द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी। अब वो कह रहा है जितनी बड़ी चीज़ होगी उतने ही उसका इमेज जो है रेटिना पे बड़ा बनेगा, जिसकी वजह से वो हमें करीब दिखाई देगी। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, स्टेट लाइफ वाली जो बिल्डिंग है चिनोट बाज़ार के बाहर, वो इस तरह लग रहा है बिल्कुल पास है। जब चलना शुरू होते हैं वो आ ही नहीं रही। बॉर्डर पे चले जाएं, झंडा पाकिस्तानी आपको दूर से कोई 20 किलोमीटर पहले ही नज़र आना शुरू हो जाता है। तो जब आप इतना सफ़र हो जाता है, ये आ क्यों नहीं रहा? ठीक है। तो जो हमारी आंखों पे बड़ा लार्ज इमेज बनाएंगी वो चीज़ें हमें क्लोज दिखाई देंगी। टेक्सचर ग्रेडियंट, एन इम्पोर्टेंट सेट ऑफ पिक्टोरियस क्यूज इज प्रोवाइडेड बाय द टेक्सचर ग्रेडियंट। अब जो वो कह रहा है अहम सेट जो पिक्टोरियस क्यू का हासिल होता है वो हमें टेक्सचर ग्रेडियंट से हासिल होता है, जिसका काम है हुज रोल वाज इम्फिसाइज बाय जेम्स, जिसके काम पे ये जेम्स और जिप्सन ने बहुत ज़्यादा अहम फोकस किया। अ वेरी इन्फ्लुएंशियल थ्योरिस्ट इन द साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन। ये परसेप्शन के साइकोलॉजिस्टों में ऐसे बहुत ज़्यादा असर रखने वाले साइकोलॉजिस्ट थे।
सच ग्रेडियंट्स आर अल्टीमेटली प्रोड्यूस पर्सपेक्टिव। इस तरह के जो ग्रेडियंट है वो नतीजतन पर्सपेक्टिव बनाते हैं। गिब्सन पॉइंटेड आउट दैट द retinal projection of such form object must necessarily show a continuous change or texture gradient। अब वो कह रहे हैं रेटिना पे जो इमेज बनी है वो कंटिन्यूसली है ना चेंज को शो करवा रही होती है या टेक्सचर ग्रेडियंट्स को। दैट डिपेंड ऑन द स्पाइटर layout on the relevant surface। Look at the flower in and notice how their texture different from near or too far। अब वो कह रहा है आप फूलों को देखें, फूलों का एक खेत है, उधर आप देखें जो करीब वाले होंगे उनके रंग, उनके टेक्सचर टोटली डिफरेंट होंगे, जो दूर वाले होंगे उनके डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे। हैं दोनों ही सेम यानी कि एक ही तरह के फ्लावर्स हैं, दूर और नज़दीक होने की वजह से उनके टेक्सचर और ग्रेडियंट में फ़र्क आ गया। द फ्लावर इन द फोरग्राउंड, ये जैसे आपको इसमें दिखाया गया है इस पिक्चर के अंदर, कि ये जो पास वाले हैं ये कुछ और टेक्सचर और ग्रेडियंट दिखाई जा रहे हैं, जो पीछे हैं वो कुछ और तरह के। उसके बाद आ जाता है एक्सट्रीमली क्लियर एंड शार्प। द फ्लावर एट डिस्टेंस सीम्स टू बी मोर डेंसली पैक्ड देन द क्लोजर वन। अब वो जो दूर होते हैं ना वो इस तरह हमें लग रहे होते हैं जैसे गुच्छों की सूरत में पैक किए हुए हैं। जो करीब होते हैं वो हमें अलग अलग नज़र आ रहे होते हैं। द ग्रेजुएट चेंज इन टेक्सचर ग्रेडियंट प्रोवाइड द impression that the field of flower is receding into the distance। अब मोशन पैरेलैक्स क्या है? लुक आउट ऑफ द विंडो, आप अपनी खिड़की से बाहर देखें एंड फोकस योर आइज ऑन टू ऑब्जेक्ट, और दो चीज़ों पे अपनी तवज्जो मरकूज कर लें। एक जो करीब वाली चीज़ है उस पे, और एक जो कई सौ फुट दूर चीज़ है उस पे। कोई दरख्त हो गया करीब वाले दरख्त पे और कई सौ फुट दूर दरख्त पे अपनी तवज्जो मरकूज कर लें। नो मूव योर हेड और बॉडी फ्राम वन साइड टू अनदर। अब आहिस्ता आहिस्ता करीब वाले से दूर वाली की तरफ अपना जिस्म और अपना सर जो है उस तरफ को मूव करना शुरू करें। बोथ द ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू बी मूविंग बैक और फोर्थ। आपको ये दोनों ही ऑब्जेक्ट जो हैं आगे पीछे ये चलते हुए नज़र आ रहे होंगे। बट दे नियर बाई ऑब्जेक्ट विल लुक एट इफ इट इज़ मूविंग रैपिडली। जो करीब वाला होगा वो आपको इस तरह लग रहा होगा कि वो तेज़ी के साथ आपके साथ साथ चल रहा है। ट्रेन में बैठ के आप बाहर वाली चीज़ों का नज़ारा करें, दरख्त देखिए एक करीब वाला एक दूर वाला। जो करीब वाला है ना वो आपको तेज़ी से गुजरता हुआ नज़र आ रहा होगा, या वैगन में बैठ जाए आए और फुटपाथ को देखें वो तेज़ी से गुजर रहा होता है, लेकिन जो दूर चीज़ होती है वो इतनी स्पीड के साथ मूव नहीं कर रही होती। ये बेसिकली वो कहना चाह रहा है। As you are traveling in a car, bus, train, you can notice trees, telephone poles, or other objects near the road or railway line moving at greater speed. But the farmhouse and the other object far off the road, जो चीज़ें ये फार्म हाउस हो गई या दूसरी चीज़ें हो गई जो दूर होती है ट्रेन की पटरी से या रोड से, वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आपको अपने साथ नज़र आ रहे होते हैं। दिस क्यू इज डिस्टेंस इज कॉल्ड द मोशन पैरेलैक्स। इस डिस्टेंस के क्यूब को हम मोशन पैरेलैक्स कहते हैं। समझ आ गई है? आज हमने यहाँ तक पढ़ना था, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो आखिरी क्लास होगी हमारी इस वीक की।